तो आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा कहानी पर चर्चा करेंगे। इस कहानी के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पूर्व कुछ बातों को समझ लेना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, प्रेमचंद कथाकार के रूप में अपने जीवन काल में ही किंवदंती बन गए थे। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को विचार और अनुभूति के स्तर पर आंदोलित करती हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी साहित्य को कई अद्वितीय और कालजयी कहानियां भेंट की, जिससे हिंदी कथा साहित्य विख्यात और समृद्ध हुआ। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों से हिंदी कहानियों को कल्पनाशीलता और मनोरंजन के सतही धरातल से ऊपर उठाकर उसे जीवन के यथार्थ चित्रण की ओर मोड़ा। सप्त सरोज की कहानियों के माध्यम से प्रेमचंद हिंदी कहानीकार के रूप में हमारे सामने आए। इस संग्रह में संकलित नमक का दरोगा उनकी बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी का आरंभ वे इस सहजता से कर रहे हैं कि कहानी के गंभीर तथ्य को प्रेमचंद जैसे बड़े लेखक से ही संभाला जा सकता है। कहानी का आरंभ इन पंक्तियों से होता है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। कहानी का सूत्र इसी वाक्य में है। हम में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि नमक का नया विभाग भारत में क्यों बना, कब बना और उसके क्या परिणाम हुए। कहानी के आरंभ से ही पाठकों को संकेत मिलता है कि नमक इस कहानी का प्रमुख आधार है। एक तरफ नमक इतना महंगा कर दिया गया था कि वो सरकार को अत्यधिक मुनाफा दे, और दूसरी तरफ अन्य तरीकों से लोगों की थाली तक नमक ले जाने के हर प्रयास को कुचला गया। प्रेमचंद किस तरह बहुत सामान्य से देखने वाले विषय को उठाते हैं और फिर कलात्मक ऊंचाई देते हुए उसे एक अविस्मरणीय रचना में बदल देते हैं। प्रेमचंद के अध्येताओं का मानना है कि अपने लेखन के आरंभिक काल में वे पूर्णतः आदर्शवादी थे। इसी आदर्श भावना को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने सत्य और असत दो विरोधी तत्वों को प्रतिष्ठित किया है तथा असत पर सत्य की जीत दिखाकर आदर्श की प्रतिष्ठा दिखाई है। ये कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। धर्म और धन को क्रमशः अच्छाई और बुराई तथा सत्य और असत्य कहा जा सकता है। कहानी में इसका प्रतिनिधित्व मुंशी वंशीधर व पंडित अलोपदीन नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं, लेकिन अंत में सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर का बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उदंड तथा धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। दरोगा वंशीधर जैसे ईमानदार लोगों का हमारे समाज में आज भी अभाव है, और पंडित अलोपदीन जैसे रिश्वत देकर 2 नंबर के धंधे करने वालों की जैसे बाढ़ सी आई हुई है। इस प्रकार प्रेमचंद की यह कहानी यूं तो अच्छी है, लेकिन इसका अंत पाठकों को खटकता है। कथाकार उमाशंकर चौधरी ने इस कहानी के अंत पर अपना संशय जाहिर किया है। इस कहानी के आखिरी हिस्से से लोगों को दुविधा होने लगती है। यह पाठ अक्सर सामने आता है कि इस विस्तृत संसार में जिस वंशीधर के लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था, वो पंडित अलोपदीन जैसे बेईमान व्यक्ति का नौकर बनना कैसे स्वीकार कर लेता है। और दूसरी बात यह कि आज के समय में यह सोचना कठिन है कि जो आदमी आपको अपमानित करवाए, आपको हथकड़ी डलवा दे, आप उसमें गुणों की खान खोज लें। कहीं प्रेमचंद से कोई भूल तो नहीं हुई, या फिर ये कहानी हमारे समाज का एक नया यथार्थ बताती है कि एक ईमानदार दरोगा सरकारी नौकरी से निकाले जाने पर मजबूरन पंडित अलोपदीन जैसे बेईमान आदमी के यहाँ नौकरी करना स्वीकार कर लेता है। साथ ही प्रेमचंद
यह भी बतलाना चाहते हैं कि ईमानदार आदमी की कद्र बेईमान व्यवसायी भी करते हैं, क्योंकि अपना अवैध कारोबार चलाने के लिए उन्हें भी ईमानदार लोगों की ज़रूरत पड़ती है। पंडित अलाउद्दीन भी अपना शोषण और बेईमानी पर आधारित अवैध कारोबार चलाने के लिए वंशीधर जैसे ईमानदार मैनेजर की ज़रूरत महसूस करते थे। आज के समय की यही सच्चाई है कि ईमानदार लोग भ्रष्ट व्यवस्था से थक हार कर अंत में मजबूरन या तो स्वयं ही बेईमान लोगों की शरण में चले जाते हैं, या फिर हमेशा अपनी पवित्र आत्मा की पुकार सुनने वाले लोग भ्रष्ट और बेईमान लोगों द्वारा हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाते हैं। डॉक्टर सत्यकेतु सांकृत के अनुसार इस कहानी को पढ़ने के बाद हम औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, उसकी जन विरोधी आर्थिक नीतियों के साथ साथ उस कुशासन में एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के जीवन संघर्ष को न केवल देखते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों से भी साक्षात्कार करते हैं जिसमें उसे अपने नैतिक मूल्यों की तिलांजलि देते हुए पूंजीपतियों के आगे नतमस्तक होने को मजबूर होना पड़ता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में बताया है कि औपनिवेशिक शासन व्यवस्था इतनी भ्रष्ट थी कि इसमें भ्रष्टाचार को कलंक नहीं बल्कि सम्मान का दर्जा प्राप्त हो गया था। प्रेमचंद ने इसका जैसा वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। अंग्रेजी शासन की आलोचना करते समय प्रेमचंद की भाषा में व्यंग्य की वो धार दिखाई पड़ती है जो सब कुछ को उघाड़ कर रख देती है। मुंशी वंशीधर जब रोजगार की तलाश में निकलते हैं तो उनके पिता उन्हें ऐसी नौकरी की तलाश की सलाह देते हैं जिसमें ऊपरी आमदनी की गुंजाइश हो। वो कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और बेईमानी को स्थापित करने वाला सिद्धांत है जो औपनिवेशिक शासन में फल फूल रहा था। प्रत्यक्षतः ये कहानी रिश्वत और कालाबाजारी, नैतिक बनाम अनैतिक के आदिम द्वंद्व की कहानी देखती है। वास्तव में नमक जैसी अनिवार्य सामग्री पर किसी बड़ी हुकूमत का कब्जा हो जाने पर समाज के भीतर किस तरह की मुश्किलें हो सकती हैं, वे मुश्किलें व्यक्ति के व्यवहार जगत को किस तरह प्रभावित कर सकती हैं। नमक का दरोगा इसकी भी कहानी है। अंततः ये कहा जा सकता है कि यह गुलाम भारत में नमक की कहानी है और ये कहानी केवल प्रेमचंद के समय का दस्तावेज ही नहीं है बल्कि ये आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से जिस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है वो आज भी हमारे समाज में मौजूद है और उससे निजात पाने के लिए हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या किया है?